Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 47, second year mathematics, chapter number 7 vectors. And today's topic is cross or vector product. Today is our last lecture of exercise 7.4, and today's learning outcomes are the students will be able to use cross product of vectors to prove simple theorems of descriptive geometry. Means आप ज्योमेट्री की जो सिंपल थ्योरम्स होते हैं उनको आप प्रूव करेंगे by using cross product, और also you students will be able to use cross product of vectors to prove law of sine. मतलब law of sine जो होता है वो भी आप using cross product वो प्रूव करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, एप्लीकेशंस है, मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को अपने थ्योरम्स के प्रूफ के लिए, आप फंडामेंटल्स लॉ के लिए। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये है, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हैं ये इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एप्लीकेशन डिस्कस की हैं, तो आपको अंदाज़ा है, एक वीडियो भी हमने देखी थी, तो इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। तो ये आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो टार्क होता है आपके पास, रोटेशनल और टर्निंग इफेक्ट होता है आपके पास, वो आपके पास बेसिकली आप क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आपके पास आता है वो असल में क्रॉस प्रोडक्ट का ही रिजल्टेंट है आपके पास। जो आंसर है आपका मैग्नीट्यूड है वो आपके पास जो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज एप्लीकेशन। एंड आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपने देखा कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है असल में वो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर फाइंड करते हैं तो उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं, कंस्ट्रक्टिंग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड, मतलब कि ये हम डिस्कस करेंगे। ये भी आप इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर वेलोसिटी, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि तमाम जो है आपके पास चीज़ें ये इनमें आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। जी हम मूव करते हैं आगे। जी कुछ चीज़ें हम रिकॉल करना चाहते हैं क्योंकि आज हमने इन चीज़ों को प्रूव करना है। आपके पास लॉ ऑफ साइन क्या था कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो, ओब्लिक ट्राइंगल हो, मीन्स ऐसी ट्राइंगल जो राइट एंगल ना हो, ऐसे ट्राइंगल उसमें जो साइड्स होती हैं और जो उनके एंगल्स का साइन लेते हैं आप, उनका एक रिलेशन है आपके पास कि वो रेशियो ऑफ दिस साइड ओवर साइन ऑफ ए, द रेशियो ऑफ साइड बी ओवर साइन ऑफ एंगल बी, एंड रेशियो ऑफ साइड सी ओवर साइन ऑफ एंगल सी आर इक्वल, मतलब कि तमाम रेशियोज इक्वल हैं। इसे आप कहते हैं कि ये लॉ ऑफ साइन है। ये आपने जो है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इसको आज हम वेरीफाई करेंगे, इसको प्रूव करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। और इसी तरह इसमें हमने जैसे लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास जो एक आपके पास कोई वेक्टर होता है या कोई आपके पास कोई लेंथ होती है आपके पास, उसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इनको इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा और वाई साइन थीटा लिखते हैं तो ये बेसिकली आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो बेसिकली जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसको आप एक्स कहते हैं वो बेसिकली आर कॉस थीटा के बराबर होता है, और जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है या उसको आप कहते हैं वाई जो आपके पास होता है वो आपके पास आर साइन ऑफ थीटा होता है। तो इसमें ये आर पर यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे है वो बेसिकली यहाँ पे आर, और ये थीटा जो है यहाँ से जो एंगल बिटवीन देम है। तो ये हो सकता है कि आपके पास एंगल चेंज हो जाए और ये आपके पास जो आर है इसकी जगह कोई और वेक्टर आ जाए। तो इसके लिहाज से आपके पास रेक्टेंगल जो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप डिफाइन करते हैं, और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें यूज करने हैं अपने प्रूफ्स के अंदर। तो ये इसलिए मैंने रिकॉल किए हैं यहाँ पे। अब जो हमारा टारगेट है बेटा, जो हमने एक्सरसाइज 7.4 के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, वो आज हमने करने और एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम लॉ ऑफ साइन को बेसिकली प्रूव करेंगे। तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, 8 में आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कि ये चीज़ आपके इसके इक्वल होती है। ये हमें पता है कि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हमने साइन के हवाले से ये हमें प्रूव करना है। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है उसमें क्या कह रहा है आपसे कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है या डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो आप इनसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ए और बी के बारे में कि ए और बी कैसे वेक्टर हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपने यूजिंग दीज टू इंफॉर्मेशन आपने देखना है कि ये वेक्टर किस तरह के वेक्टर्स हैं। ओके, तो ये हमारे 2 पार्ट्स हैं और एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे आज। जी क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन का, ये हमने प्रूव करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है, वो समझनी है आपने।
हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, एक ओ ए और ओ बी। हमने ये लेट कर लिया कि लेट करें ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं। इस मीन्स ओ ए और ओ बी जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इन मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो 1 1 है, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स सच अ वेक्टर विच इज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ये जो आपके पास ओ ए वेक्टर है और ये ओ बी है, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। और जो ओ ए है वो कौन सा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब कि ये जो एंगल है आपके पास एक्स एक्सिस से लेके ओ ए वेक्टर तक वो आपके पास अल्फा है। और सिमिलरली बीटा जो आपके पास एंगल बन रहा है वो ओ बी का एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। ये एंगल आपके पास बीटा है ओ बी तक, और जो अल्फा एंगल है वो ओ ए तक आपके पास एक्सिस एंगल है, तो रिस्पेक्टिवली। अब आप देखें, अगर मैं इस ए ओ ए को इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप डिवाइड करना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो बेसिकली आपके पास वो एक्स वाई जो होता है वो आपके पास x इज इक्वल टू कॉस ऑफ एल्फा, बिकॉज यहाँ पे एंगल अल्फा है आपके पास, और साइन ऑफ आपके पास एंगल होता है, और आपके पास यहाँ पे साइन अल्फा आ गया। और साथ में आपके पास ये वेक्टर आता है ओ ए, वो आपके क्यों नहीं साथ लिखा, बिकॉज अगर आप ओ ए यहाँ लिखते हैं साथ में कॉस अल्फा के साथ ओ ए लिखते हैं, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, बेसिकली 1 है, क्योंकि आपने डिफाइन किया वो यूनिट वेक्टर है। तो जब ओ ए लिखेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो बेसिकली ये 1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा ही है। इस तरह यहाँ भी ओ ए अगर आप लिखना चाहें ओ ए इंटू साइन अल्फा, अब ओ ए आपने लिखा लेकिन ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो यहाँ पे ओ ए की जगह 1 आ जाएगा, तो साइन अल्फा आपके पास जो है अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर बी के आप देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स वो क्या है आपके पास कॉस बीटा और आपके पास साइन बीटा। यहाँ भी शुरू में आपके पास ओ बी अगर आप लिखना चाहें ओ बी लिखेंगे, लेकिन ओ बी भी आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी, तो उसका मतलब जो आपका रिजल्ट बचेगा वो कॉस बीटा और साइन बीटा बचेगा। तो ये आपने क्या किया है, इसके दोनों के आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने लिख लिए हैं। अब हम इनको यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने बेसिकली ए और बी के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं आप बेटा। अब हम इस आगे से देखने जा रहे हैं कि हमने क्या करना है। ए जो कॉस ओ ए है बेसिकली वो क्या है कॉस अल्फा आई, जब आप इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखेंगे, कॉस आपके पास ये एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, साथ में यूनिट वेक्टर आई आएगा, और साइन अल्फा जो है आपके पास वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये आपके पास साथ जे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस बीटा आई और साइन बीटा जे। अब आप चाह रहे हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, ओ बी इंटू ओ बी क्रॉस प्रोडक्ट इंटू ओ ए, मतलब कि आपके पास ओ बी फर्स्ट वेक्टर है और ओ ए आपके पास सेकंड है, तो ओ बी के जो कंपोनेंट्स हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास सेकंड रो में, और ओ ए के जो आपके पास सेकंड वेक्टर है वो थर्ड रो में उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और फर्स्ट रो आपको पता है उसमें आपके पास आई जे के आता है। अब आप देखें यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ साइन अल्फा और कॉस अल्फा सिंपल इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपके पास ये सिर्फ दो कंपोनेंट्स है इसके आई और जे के। जो आपके पास के है बेसिकली कंपोनेंट वो उसके कंपोनेंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स में जो के पार्ट है या जी के अलोंग जो आपके पास वैल्यू है वो जीरो है, तो ये जीरो ऑफ के बेसिकली यहाँ भी है और जीरो ऑफ के यहाँ भी है, तो जो दोनों का जी कंपोनेंट है वो जीरो जीरो, तो यहाँ पे जीरो जो आपके पास जी कंपोनेंट वाली प्लेस है वहाँ पे अपना जीरो जीरो दोनों की जगह लिखा है, क्योंकि आपके पास जी की वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अब आप बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट लेके डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया आपने, अब इसको एक्सपेंड करेंगे। एक और चीज ध्यान रखें कि ये आपके पास एंगल क्या है ए तक अल्फा, ये क्या आपके पास यहाँ तक बीटा आपके पास एंगल है। अगर मैं चाह रहा हूँ इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो मुझे इन दोनों के एंगल के दरमियान, जिन वेक्टर्स के दरमियान आप क्रॉस प्रोडक्ट लेके होते हैं उनके दरमियान का एंगल चाहिए होता है आपको, बिटवीन एंगल क्या है, तो ये एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एंगल अल्फा था माइनस बीटा, तो आप अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो आपके पास ये एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आपके पास आ जाएगा जिसके आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास है ओ बी क्रॉस ओ बी, इस बेसिकली इसको मैं आप फार्मूला एक्सपेंड करूंगा कि फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा ओ बी का मैग्नीट्यूड इंटू ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली मैंने क्या किया, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ राइट साइड को, और ओ बी और ओ ए का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको मैं यहाँ पे फार्मूले की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखने जा रहे हैं, इसमें देखें यही आपसे जो मैंने बात की कि हमने क्या किया ओ बी क्रॉस ओ ए को हमने इन फॉर्म जो उसका फार्मूला लिख दिया कि ओ बी का मैग्नीट्यूड ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन, और एंगल क्या अभी डिफाइन किया कि एंगल के दरमियान क्या है अल्फा माइनस बीटा, और साथ में के यूनिट वेक्टर हमारे पास आया क्योंकि हमें पता है कि ओ ए और ओ बी आपके पास जो है वो दोनों एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो उसमें जो एक आपके पास यूनिट वेक्टर मिलेगा वो आपको बस के डायरेक्शन में मिलेगा, ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ के शो कर रहा है कि के वो यूनिट वेक्टर है जो कि बेसिकली दोनों के परपेंडिकुलर है। और यहाँ जब आप लेफ्ट साइड पे एक्सपेंड करेंगे राइट साइड पे एक्सपेंड करेंगे, तो अब जब आई लिखा आपने इसको एक्सपेंड किया तो ये साइन बीटा जीरो और साइन अल्फा ये दोनों जीरो हो गया आपके पास, जीरो माइनस जीरो। जब जे के अकॉर्डिंगली आप स्पेंड करेंगे तो आपके पास कॉस बीटा जीरो और ये भी जीरो जीरो हो गया। और जब के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा के, और आपके पास क्या आएगा
ये आपके पास कॉस बीटा और इंटू साइन अल्फा आ गया, और आपके पास साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा आ गया, और बीच में माइनस क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को तो आपके पास बीच में माइनस आता है, तो के आपके पास यहाँ भी आ गया। अब आपने क्या किया, इसको साइन अल्फा को पहले लिख दिया कॉस बीटा, क्योंकि आपके पास जो गिवन था आपके पास जो फार्मूला उसमें साइन पहले था और कॉस बीटा। सिमिलरली कॉस अल्फा और साइन बीटा की भी आपने जो है पोजीशन चेंज कर ली, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। तो यहाँ भी आपके पास के है, यहाँ भी के है, और के क्या आपके पास, के आपके पास एक यूनिट वेक्टर होता है, तो ये बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, या फिर आप दोनों को कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा, और आफ्टर जो आपके पास इसका रिजल्ट है, ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि ये चीज़ के इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था कि जो साइन अल्फा माइनस बीटा है वो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल है, और ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जो हमने प्रूव किया बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि जो हमने ओ ए और ओ बी वेक्टर लिया है उसके एंगल्स किस तरह आपने डिफाइन किए हैं एक्सिस के साथ, और साथ में जो आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो आपने किस तरह लिए हैं। ये एंगल आपके पास अल्फा था टोटल, और ये आपके पास बीटा था, और जो दरमियान वाला एंगल इसकी वजह बन रहा है वो आपके पास अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, और इस तरह ओ ए और ओ बी के आपने क्या किए हैं, वो कोऑर्डिनेट्स लिए पोलर, फिर आपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, लेफ्ट साइड पे आपने फार्मूला यूज किया उसका क्रॉस प्रोडक्ट का, और राइट साइड पे आपने उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में एक्सपेंड किया, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द रिजल्ट जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो ये हमने बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन देखी कि उसके जरिए हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल लॉ प्रूव किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है आपसे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है और डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ए और बी के बारे में। तो देखें, ए क्रॉस बी का मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो, मींस ए पैरेलल हो बी के, या आपके पास ये कंडीशन भी हो सकती है कि आपके पास ए 0 हो या बी 0 हो, या एक और कंडीशन भी है कि ए और बी दोनों 0 हो जाए। तो यहाँ से ये आपके पास क्या कंक्लूजन आ सकते हैं, एक तो कंक्लूजन ये है कि ए और बी आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, या आपके पास एक वेक्टर ए 0 है इनमें से, या आप कह सकते हैं कि इनमें दोनों में से एक वेक्टर बी 0 है, या आप ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों साइमल्टेनियस 0 है। तो ये सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं आपके पास ए क्रॉस बी 0 के लिए, आप ये सारी चीजें आप कंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली ए डॉट बी 0 है, इसका क्या मतलब है कि दो डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो ए परपेंडिकुलर है बी पे, और इसमें और क्या है कि या ए 0 है, या क्या आपके पास बी 0 है, या आपके पास साइमल्टेनियस दोनों ए और बी दोनों 0 है। तो यहाँ से बेसिकली आपने जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंगली आपने कंक्लूड किया कि ए और बी कैसे वेक्टर्स हो सकते हैं। जी, अब हम एग्जांपल देख रहे हैं बेटा, एग्जांपल आपके पास है एग्जांपल नंबर 4 कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर प्रूव करना है कि लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन ए प्लस बी ओवर साइन बी और सी ओवर साइन ए ये होल्ड करता है, ठीक है। इसे आप लॉ ऑफ साइन कहते हैं, हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसमें भी बेसिकली आपके पास जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है सपोज करें आपके पास तीन वेक्टर ए बी और सी है, स्मॉल ए बी सी। जो ए है वो आपके पास साइड बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी जो है वो आपके पास सी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपके पास वेक्टर सी है वो ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। और आपको पता है कि अगर आपके पास एक तीन वेक्टर्स हैं वो क्लोज फॉर्म के अंदर हों तो वो उनका सम जो होता है वो 0 होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.3 में। तो ये देखिए आपके पास ये वेक्टर बेटा, आपके पास जो ए बी लेंथ है इसको हमने कहा ये वेक्टर सी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एरो डायरेक्शन दिखा रहा है इस तरह बी सी जो वेक्टर है वो आपके पास उसकी डायरेक्शन गिवन है ये, और ये स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, और इसी तरह ये जो आपके पास सी ए है ये आपके पास बी वेक्टर है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ भी बेसिकली बेटा हमने क्या करना है कि जो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उनका इनिशियल पॉइंट सेम करना है। तो इनिशियल पॉइंट सेम करने के लिए इसलिए आपको देखा ये वेक्टर एक्सटेंड किया हुआ है। तो वेक्टर एक्सटेंड करने का पर्पस यही है कि हमने इन दोनों वेक्टर्स को जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम करना है। इनिशियल पॉइंट सेम करेंगे तो बेटा ये जो हमारे पास एंगल आएगा, तो हमारे पास आउटसाइड एंगल ये हम पाई माइनस ए स्ट्रेट लाइन वाला एंगल यूज करेंगे, इस तरह पाई माइनस बी स्ट्रेट लाइन वाला एंगल, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो अगर आपके पास ये एंगल बी है आपके पास, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई माइनस बी, टोटल एंगल 180 होता है उसमें से ये। सिमिलरली ये पाई माइनस सी आपके पास आ जाएगा, ये एंगल आपके पास अगर सी है और ये एंगल आपके पास ए है। तो ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के अंदर कि बेसिकली कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आपके पास एक लाइन दो आपके पास एक लाइन को कट करें तो आपके पास जो एंगल होता है वो 180 होता है, दूसरा एंगल आप 180 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट हम यहाँ से किया बेटा कि हमने कहा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास अगर b प्लस सी है तो वहाँ पे a जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हमने बना ली है।
अब हम इसका क्या करने लगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने लगे सी के साथ। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप सी से स्टार्ट कर लें, बी से, लेकिन हमने जो है फर्स्ट यहाँ पे सी से स्टार्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो दोनों साइडों पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सी से। तो यहाँ पे हमने जो सी से क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ये हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लिया, हमने सी को इस साइड से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा, और यहाँ पे सी को इस साइड से मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास क्या आ गया, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी, और यहाँ पे माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सी क्रॉस सी क्या होता है, हमारे पास सेम वेक्टर्स का आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जीरो हो गया। तो आपके पास क्या बन गया, बी क्रॉस सी, और ये माइनस ए क्रॉस सी को मैं जब इसको पोजीशन चेंज की तो ये आ गया माइनस सी क्रॉस ए, और बार भी माइनस पड़ा हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ गया सी क्रॉस ए। तो आपके पास यहाँ से बी क्रॉस सी इक्वल टू सी, तो यहाँ से बेसिकली क्या रिजल्ट आ रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है बी क्रॉस सी का वो इक्वल होगा सी क्रॉस ए का, ठीक है। हमने कहा था कि दोनों का मैग्नीट्यूड के बेसिकली इसके इक्वल है ये दोनों वेक्टर्स। अब यूजिंग जो है हमारे पास इनकी डेफिनेशन हमने अप्लाई की कि बी क्रॉस सी का मतलब क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल क्या है आपके पास, बी और सी, बी वेक्टर आपके पास ये है बेटा, और सी वेक्टर आपके पास ये है। तो सी वेक्टर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो बी को स्टार्ट करने के लिए मैंने बी को यहाँ से एक्सटेंड किया, तो बी वेक्टर आपके पास ये आ गया, और सी वेक्टर ये आ गया। तो इनके दरमियान एंगल क्या है बेटा, ये एंगल बनेगा, ना कि ये एंगल ए नहीं बनेगा। ये तो आपके पास ट्राइंगल के अंदर है, ये आपके पास दोनों जो आपके पास आउटर एंगल है पाई माइनस ए, ये इनका दरमियान एंगल है। और आपको पता है कि साइन पाई माइनस ए या साइन 180 माइनस ए, इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, ये राइट एंगल्स हैं। और राइट एंगल्स में क्या होता है, अगर ये एंगल जो आपके पास 90 का मल्टीपल हो और इवन मल्टीपल हो, तो आपके पास जो भी एंगल होता है आपके पास वो साइन चेंज नहीं होता। तो साइन आपके पास साइन ऑफ ए ही आएगा, क्योंकि ये आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, ये 180 है। और ये साइन क्या आएगा, साइन ए के साथ प्लस या माइनस, क्योंकि 180 में से कोई भी एंगल माइनस करें तो वो आपके पास कहाँ आता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है वो साइन पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव आएगा कि 180 में से कोई भी एंगल माइनस करें तो साइन 180 पे चेंज नहीं होता, साइन वही आएगा, साइन ऑफ ए आएगा। और आपके पास क्या होगा, साथ में प्लस का साइन आएगा, क्योंकि ये आपके पास 180 में से कोई भी एंगल माइनस करें सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से जब आपके पास साइन पाई माइनस ए का रिजल्ट क्या आएगा, साइन ऑफ ए, और बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, बी, सी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सी। इस तरह आपके पास ये आपके पास सी क्रॉस ए जो है आपके पास ये आप फाइंड कर रहे हैं। सी क्रॉस ए का मतलब है सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, और सी आपके पास कौन सा वेक्टर है, दिस इज योर सी वेक्टर, ओके, और दिस इज योर ए वेक्टर, ओके। ए वेक्टर आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी को आप यहाँ से एक्सटेंड करेंगे आगे, तो आपके पास एंगल क्या आ रहेगा, पाई माइनस बी। तो साइन पाई माइनस बी आपके पास जो एंगल है उसको जब आप सॉल्व करेंगे बाय राइट एंगल, तो आपके पास साइन ऑफ बी आ जाएगा। आपके पास यहाँ भी सी इन्वॉल्व, यहाँ भी सी, और सी को कैंसिल आउट कर दें, आपके पास बी साइन ऑफ ए और ए साइन ऑफ बी आ गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस साइन बी को इसके नीचे डिवाइड कर दें, इस साइन ए को ए के नीचे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ गया, ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन बी। तो आपके पास ये चीज यहाँ से आपने ये फाइंड कर ली, ओके। अब थर्ड चीज रह गई, सिमिलरली जब आप ये चीज रह गई, इसको कैसे आपने फाइंड करना है, इसको आपने कैसे फाइंड करना है, जो आपने ये क्वेश्चन बनाई है 1, इसको मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँ बी के लिहाज से, पहले मैंने सी के लिहाज से किया, अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ बाय यूजिंग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी के साथ को मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो अगेन आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह की बन जाएगी, दो टर्म्स इक्वल होने की। तो जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट हासिल हो जाएगा जो कि साइन लॉ है। तो ऑन द सेम लाइन आपने जो है जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट बी से करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस वन, कि आपके पास ए ओवर साइन ए ओवर ए ओवर साइन सी। तो आपने लास्ट में देखा कि ए ओवर साइन ए आपके पास बी ओवर साइन बी के भी बराबर था, यहाँ से सी ओवर साइन सी के भी बराबर होता है। तो जब आप दोनों कंबाइन करेंगे, पहले और आपके पास फर्स्ट और टू की जो इक्वेशन दोनों को कंबाइन करेंगे तब सेकंड और थर्ड को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। तो ये बेसिकली क्या आपके पास लॉ ऑफ साइन है। ये आपने कैसे प्रूव किया, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आपने वेक्टर्स की यूज की है, और क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन बेसिकली यहाँ पे आपने डिस्कस की कि उसके जरिए आपने लॉ ऑफ साइन प्रूव कर दिया। और इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमने जो इंटरनल एंगल क्यों नहीं लिए, एक्सटर्नल एंगल क्यों लिए, क्योंकि बिकॉज हमने इनिशियल पॉइंट सेम करना था वेक्टर्स का। जब इनिशियल पॉइंट सेम कर दें तो एंगल बिटवीन देम जो आपके पास वो इनसाइड एंगल नहीं बन रहा बल्कि ये आउटर एंगल बन रहा है। और स्ट्रेट लाइन पे आपके पास जो एंगल होता है, अगर आपके पास हमें पता है कि 180 है, तो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन को दो किसी कोई ऐसी जो आपके पास रे है या कोई लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही दो, तो अगर ये एंगल आपके पास ए है तो उसका मतलब है जो दूसरा एंगल वो होगा आपके पास वो पाई माइनस ए होगा।
तो इसको यूज़ करते हुए आपने वो आउटर एंगल पाई माइनस ए डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे पाई माइनस बी और पाई माइनस सी, और ये आउटर एंगल यूज़ करेंगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर्स का। तो ये बेसिकली हमने बेटा एक एप्लीकेशन डिस्कस की है क्रॉस प्रोडक्ट की, और आपका होमवर्क ये है कि आपने एग्जांपल नंबर जो बेटा 4 है आपके बुक में, वो आपने देखनी है, वो उसको देखना अच्छी तरह कि उसमें क्या बताया जा रहा है आपको। अब हम देख रहे हैं बेटा एक वीडियो जिसमें आपसे एप्लीकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस की जा रही है, इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं वीडियो को बेटा। Last video, I talked about the dot product, showing both the standard introduction to the topic, as well as a deeper view of how it relates to linear transformations. I'd like to do the same thing for cross products, which also have a standard introduction, along with a deeper understanding in the light of linear transformations, but this time I'm dividing it into 2 separate videos. Here, I'll try to hit the main points that students are usually shown about the cross product, and in the next video, I'll be showing a view which is less commonly taught, but really satisfying when you learn it. We'll start in 2 dimensions. If you have 2 vectors, v and w, think about the parallelogram that they span out. What I mean by that is that if you take a copy of v and move its tail to the tip of w, and you take a copy of w and move its tail to the tip of v, the 4 vectors now on the screen enclose a certain parallelogram. The cross product of v and w, written with the x-shaped multiplication symbol, is the area of this parallelogram. Well, almost. We also need to consider orientation. Basically, if v is on the right of w, then v cross w is positive and equal to the area of the parallelogram. But if v is on the left of w, then the cross product is negative, namely the negative area of that parallelogram. Notice, this means that order matters. If you swapped v and w, instead taking w cross v, the cross product would become the negative of whatever it was before. The way I always remember the ordering here is that when you take the cross product of the 2 basis vectors in order, I hat cross j hat, the result should be positive. In fact, the order of your basis vectors is what defines orientation. So since I hat is on the right of j hat, I remember that v cross w has to be positive whenever v is on the right of w. So for example, with the vector shown here, I'll just tell you that the area of that parallelogram is 7. And since v is on the left of w, the cross product should be negative. So v cross w is negative 7. But of course, you want to be able to compute this without someone telling you the area. This is where the determinant comes in. So if you didn't see chapter 5 of this series, where I talk about the determinant, now would be a really good time to go take a look. Even if you did see it, but it was a while ago, I'd recommend taking another look just to make sure those ideas are fresh in your mind. For the 2D cross product, v cross w, what you do is you write the coordinates of v as the first column of a matrix, and you take the coordinates of w and make them the second column, then you just compute the determinant. This is because a matrix whose columns represent v and w corresponds with a linear transformation that moves the basis vectors I hat and j hat to v and w. The determinant is all about measuring how areas change due to a transformation, and the prototypical area that we look at is the unit square resting on I hat and j hat. After the transformation, that square gets turned into the parallelogram that we care about. So the determinant, which generally measures the factor by which areas are changed, gives the area of this parallelogram, since it evolved from a square that started with area 1. What's more, if v is on the left of w, it means that orientation was flipped during that transformation, which is what it means for the determinant to be negative. After today's lecture, you will be able to answer the following questions. Name some theorems of descriptive geometry which can be proved by using क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि कौन से theorems हैं या कौन से laws हैं जो आप क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप उसको प्रूव कर सकते हैं. Also, the question is give some application of cross product. So after today's lecture, you will be able to give some application of cross products. आप बता सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है. तो बेटा आज के लेक्चर के बाद ही हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई. तो आपने इसको देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा.
ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।